कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हम इसके पहले 65 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। ये सब सवाल बिहार पुलिस में पूछा हुआ है और पूछा हुआ जो सवाल है ये 28/8/2024 में पूछा गया है। हम जो शुरू करेंगे 66 से, हर क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आता है तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 66 नंबर सवाल से। और पहला सवाल जो है ये कह रहा है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं उसको बोन मैरो। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हड्डी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 206 होती है। अगर हम बात करें कि इसमें जो है बच्चों में कितनी होती है, ये तो है वयस्क में। किस में होता है ये? वयस्क में होता है। अगर हम बच्चों में बात करें तो 300 प्लस होता है, बच्चों में होता है ये। क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे मांसपेशियों की संख्या, तो मांसपेशी की संख्या की बात करें 600 प्लस मारिएगा, ऑप्शन में 600 प्लस देगा तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगर हम कि मांसपेशियों में सबसे बड़ी की अगर बात कर ले, सबसे बड़ी की अगर बात करें तो याद रखेंगे ग्लूटस। क्या नाम है? ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस, तो ये रहा आपका ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे लंबी की अगर बात करें, लंबी की अगर पूछ ले तो लंबी सार्टोरियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सार्टोरियस, याद रखेंगे इसको। और तीसरा अगर हम बात करें आपका सबसे चौड़ी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? सबसे चौड़ी पूछ लिया जाए तो आप उसको दीजिएगा आंसर में लैटिमस, लैटिसमस, लैटिसमस डोर्सी, डोर्सी। क्लियर हो गया। हड्डी में पूछ ले सबसे बड़ा तो आपको पता होगा फीमर होता है, और सबसे छोटी की बात करेगा तो क्या होता है? स्टेपिज होता है। क्लियर हो गया। सबसे बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस, लंबी सार्टोरियस, चौड़ी लैटिसमस डोर्सी। बच्चों में 206, बच्चों में 300 प्लस, वयस्क में 206। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। बात करेंगे अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में, जैसे दिया हुआ रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका कौन कौन है तो इसके बारे में जान लेते हैं। रक्त कोशिका आपके मुख्यतः 3 होते हैं, जिनमें नाम जो अगर बात किया जाए तो वो जो हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके आरबीसी, एक का नाम क्या होगा? आरबीसी। एक हो जाएंगे डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो जाएंगे प्लेटलेट्स। तीसरा क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी को फुल फॉर्म अगर बात करें तो हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। अगर इसका और भी नाम है तो जी हाँ, एक और नाम है, ये भी नाम अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी को तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स का तो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर हो गया होगा। चलिए ये अगर फुल फॉर्म पूछ ले, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है वो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप ध्यान रखेंगे जब सवाल पूछा गया था उस समय के अनुसार तो आंसर हो जाएगा धनंजय चंद्रचूड़। लेकिन अभी वर्तमान पूछ लिया जाए वर्तमान में तो राजीव आपके जो हो जाएंगे संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना। और ये जो हैं कितने नंबर के हैं? 91वें नंबर के हैं।
कब लिए थे, ये कब बने हैं? तो 11 नवंबर 2024 को जो है ये बने हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। अगर इसका आंसर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी इसके आंसर हो जाएंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ कब था, अगर ये चर्चा कर ले तो आप कहिएगा ये जो हुआ था 1848-49 में हुआ था। इसके बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय हो गया। किस में? ब्रिटिश साम्राज्य में। किस में हो गया? तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय हो गया। क्लियर हो गया। ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनका फेमस जो आता है वो है काम इनका व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत और हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति। हड़प नीति में क्या किए थे? भारत के बहुत से राज्यों को कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा करके अपने अंदर उसको समाहित कर लेते थे, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लेते थे। अगर ये सवाल अक्सर पूछ लेता है कि किसको हड़पे थे ये सबसे पहले, तो वो शुरू हुआ 1848 से। सबसे पहला हड़पा गया राज्य आपका सतारा है। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें आपका उसके बाद हो गया 1849। 1849 में अगर पूछ ले तो जैतपुर, कौन सा? 1849 में अगर पूछ ले तो आपके हो जाएंगे जैतपुर एवं संभलपुर। जैतपुर एवं संभलपुर हो जाएंगे, संभलपुर हो जाएंगे। बात करेंगे 1850 में तो 1850 में हो जाएंगे बघाट। कौन हो जाएगा? बघाट। 1800 अगर बात करें 52 में तो 52 में हो जाएंगे उदयपुर। कौन हो जाएंगे? उदयपुर। 1800 अगर हम 53 की बात करें तो 53 में हो जाएंगे झांसी। 53 में क्या हो जाएंगे? झांसी। 54 की बात करें तो 54 में हो जाएंगे आपके नागपुर। नागपुर 54 में आपका हो जाएगा। और 1856 में याद रखेंगे तो वो है अवध। अवध बहुत बार सवाल कर चुका है, इम्पोर्टेंट भी है। 1856 में। और अवध के कौन थे उसे शासक? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ध्यान रखेंगे। और इन पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया गया था 56 ईस्वी में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं अब कुछ और जान लेते हैं, जैसे कुछ और भी जो दिए गए हैं उनके बारे में हम जान लें कि उनके समय क्या क्या काम हुआ था वो। तो एक बात करेंगे अब हम आपका लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे? तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात की जाएगी। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो इनका कार्यकाल 1844 से 48 ईस्वी है। क्लियर हो गया। इनके समय क्या हुआ था? अभी याद किए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी प्रथम इन्हीं के समय हुआ था। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध, फर्स्ट आंग्ल सिख जो थे आपके सिख युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, हार्डिंग के समय। क्लियर हो गया। अगर बात करें इसमें कौन विजय हुआ तो इंग्लिश जो थे अंग्रेज, ये क्या हो गए थे? ये विजयी रहे थे। इन्हीं के समय नरबली प्रथा जो था इसको पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ और भी हैं, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका भी कुछ देख ले, इनका भी कुछ इम्पोर्टेंट रहा है और उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। कौन है? तो वो हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। तो इनको कहा इस समय ये भारत के प्रथम
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, गवर्नर जनरल बने थे ये। क्लियर हो गया। अगर बात करेंगे कार्यकाल तो 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने क्या किया था, ठगी प्रथा का अंत किया। सवाल है ठगी प्रथा क्या था, तो एक डकैतों ग्रुप होता था जो लूट मार करते थे, हत्या करते थे। क्लियर हो गया। तो उसी को ठगी प्रथा जिसका इन्होंने अंत कर दिया। आगे बात करेंगे अब हम, एक है लॉर्ड हेमस्ट आपके दिए हुए हैं। लॉर्ड हेमस्ट के बारे में जान लेते हैं कि इनके समय क्या हुआ था और इनका कार्यकाल कब रहा था। तो 1823 से 1828 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और प्रथम आंग्ल, इम्पोर्टेंट है ये, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के समय हुआ। और इसमें अगर पूछ लिया जाए कि ये जो संधि है ये कब समाप्त हुआ, ये हुआ कब था, अगर पहले ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे 1824 से लेकर 26 तक चला और ये ख़त्म हुआ था यानडूब की संधि। यानडूब की संधि फेमस है ये, ध्यान रखेंगे। यानडूब की संधि कब हुआ था, तो 1826 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया। तो ये याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, हम एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। 1824 1826 26 में जो था ये ख़त्म जो हुआ यानडूब संधि के तहत, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, साम चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखेंगे ये बिहार से है। किस राज्य से है, बिहार से। ये साम चकेवा होता क्या है, तो ये भाई बहन, भाई बहन से संबंधित है लोक नृत्य, भाई बहन से संबंधित है ये, भाई बहन से संबंधित है, याद रखेंगे ये। और बात करेंगे क्या बिहार में जो है और भी लोक नृत्य है, तो हाँ, जाट जाटिन इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, जाट जाटिन याद रखेंगे इसको। विदेशिया भी याद रखेंगे, विदेशिया, विदेशिया भी याद रखेंगे। अगला बात करेंगे अगर हम, तो कजरी छाऊ, कजरी होगा, छाऊ होगा। बात करेंगे और, तो और है कर्मा, कर्मा होगा। धोबिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धोबिया इम्पोर्टेंट है। पाइका भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पाइका एक राज्य का नहीं है, एक दो राज्य का भी है, उड़ीसा का भी पाइका है, तो जान लीजिएगा आप। क्लियर हो गया। तो ये जाट जाटिन विदेशिया कजरी छाऊ कर्मा धोबिया पाइका ये सब कहाँ के हैं, तो ये सब बिहार के हैं। अगर झारखंड से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो झूमर, कौन सा, झूमर, डोमचक, डोमचक। बात करेंगे और, तो सरहुल, 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 सरहुल ये हो जाएंगे। अगर हम बात करें और, तो झिटका भी है, झिटका। और यहाँ पर आपका पाइका भी इसमें है, तो उड़ीसा का भी पाइका है, झारखंड का भी, देखिए बिहार से अलग ही हुआ है, उड़ीसा भी है झारखंड भी है, तो पाइका दोनों जगह आपका है, उड़ीसा में भी है। क्लियर हो गया। तो ये था कि झारखंड पुलिया झूमर डोमकच डोमचक सरहुल झटका पाइका। क्लियर हो गया। बिहार का याद कर लीजिए, जाट जाटिन विदेशिया कजरी छाऊ कर्मा धोबिया पाइका, झूमर है इसका। और अगर हम बात करें तो डोमचक हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, झिटका हो जाएगा, पाइका हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हम बता दिए आपका। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है वो है 70 नंबर। और 70 में बोलता है कि आपका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो हम पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं
तब हम बात करेंगे, अपने आप बता देगा कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है। बात करें शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये टोटल संख्या 8 है। अब आप कहिए कि 8 में कौन कौन है। चलिए पहला नंबर की बात कर ले, तो वो है आपका भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम जो है इसका दूसरा नाम सादिर भी है। दूसरा नाम क्या है? सादिर है। और ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित है। अगर हम बात करें कि ये कौन से राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में। हम टीएन लेते हैं, समझिएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट पे, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम ही है सबसे पुराना। क्लियर हो गया। सबसे पुराना भारतनाट्यम ही है आपका शास्त्रीय नृत्य। तो एक हो गया। दूसरा बात करेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। केरल का है। एक और जो है वो भी केरल का ही है, और वो है कथकली। हम ये नाम लिख देते हैं आपका कथकली। कथकली। कथकली जो है आपका कहाँ का है, तो ये भी केरल का ही है। अंतर देखिए, बात समझिएगा क्या है। तो कथकली जो है ये पुरुषों द्वारा, मेल द्वारा प्रदर्शित किया है, जबकि मोहिनी अट्टम फीमेल के द्वारा आपका प्रदर्शित किया जाता है। ये क्लियर हो गया। तो मोहिनी अट्टम, कथकली। अब हम एक और स्लाइड ले लेते हैं ताकि हम और बता सके आपको। जैसे होगी आपका 4 नंबर की बात करें, 2 3 हो जाएगा, 4 नंबर पर आते हैं तो हो जाएगा आपका कथक। और कथक कहाँ का है, तो ये यूपी का है। अगर हम बात करें कथक के बाद ओडिसी, किसके बारे में बात करेंगे, ओडिसी के बारे में बात करेंगे। तो ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से है। तो नाम से ही क्लियर है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 6 नंबर की बात करेंगे मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का हो जाएगा। ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको नाम से ही क्लियर है। नाम से ही क्लियर है आपका मणिपुर। क्लियर हो गया। और बात करेंगे अब हम अगला, वो होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो होगा वो आपका कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश से होगा। एपी लिख दे रहे हैं हम। और 8वां नंबर जो है वो सत्रिया है। सत्रिया के बारे में कुछ पॉइंट जानना होगा अब आपको। सत्रिया के बारे में जानना होगा आपको। और वो क्या है सत्रिया के बारे में, कि सबसे नया है शास्त्रीय नृत्य, सबसे बड़ा है। कब इसको शामिल किया गया था, 2000 में। इसके फाउंडर पूछ ले अगर, इसका अगर फाउंडर पूछ लिया जाए, तो फाउंडर जो हो जाएंगे इसके श्रीमंत शंकर देव। कौन जाएंगे, श्रीमंत शंकर देव। शंकर देव ये हो जाएंगे आपके। क्लियर हो गया। बात करेंगे और आगे इसमें कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है वो कहाँ पर है। 1 मिनट। शास्त्रीय नृत्य का जो है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन अगर पूछ ले, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन, तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन याद रखेंगे कि ये जो है शास्त्रीय नृत्य का वर्णन, ये आपको मिलता है नाट्य शास्त्र में। कहाँ मिलेगा, नाट्य शास्त्र में मिलेगा। और ये कहा जाए आपको कि नाट्य शास्त्र में मिलता है, किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। और इसको 5वां वेद कहा जाता है, पंचवेद। क्या कहता है, पंचवेद। और आप जानते ही होंगे 4 वेद इसके पहले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर अब तो आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। हमने पूरा डिटेल कर दिया आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 है।
8 में से 2 ऐसे थे जो एक ही राज्य से बिलोंग कर रहे थे, वो था मोहिनी अट्टम और दूसरा था कथकली। क्लियर हो गया। अब हमने इसमें मेल भी बता दिया कि कौन मेल से प्रदर्शित करते हैं और कौन फीमेल प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने मोहिनी अट्टम के बारे में बात की जो केरल से था। अब चलते हैं तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर, ये जो है अक्टूबर नवंबर में ये वापसी करती है और ये जो है लौटते हुए मानसून होती है। कौन सी मानसून होती है? लौटती हुई मानसून, लौटती हुई मानसून। और ये दिसंबर माह में लौटती हुई मानसून, लौटती हुई मानसून हो गया। लौटती हुई मानसून है ये, और ये बारिश कराती है दिसंबर माह में तमिलनाडु में। दिसंबर माह में तमिलनाडु में लगभग 25 सेंटीमीटर बारिश करा देती है। क्लियर हो गया। तो ये याद रखेंगे आप। अगला जो बात करेंगे, अगले सवाल पर चलते हैं 72 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका डेट अगर पूछ लिया जाए तो अप्रैल 1900 मंथ है आपका अप्रैल 1948, 1948 इसका जो है आपका स्थापना हुआ है। बात करेंगे अब हम कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे आप कि इसका जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में, SWTZ हम लिख दे रहे हैं, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हो गया। 1945 घटना याद करिए तो 1945 में जापान का 2 शहर, एक है हिरोशिमा, एक का नाम क्या है? हिरोशिमा, और दूसरे का नाम क्या है? नागासाकी। दूसरे का नाम क्या है? नागासाकी। इन पर ये बम गिराए गए थे। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर गिरा था आपका 9 अगस्त 1945। जो 6 अगस्त को गिरा बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और आपका जो था 9 अगस्त का जो हुआ था उसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था उसका? फैटमैन। क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए 1919 वाला केस तो याद होगा आपको कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1950 में 26/1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इतना आपको तो जानकारी होगा ही। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध से सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, तो इनके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे बात करें गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, पहले चीज़ तो ये जान ले, तो एशिया का क्या बोलते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज, इनको कहता है एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है इनको। बात करेंगे अब हम कि जन्म इनका कब हुआ था। जन्म की अगर बात करें तो जन्म इनका जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर हो गया। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और गृह त्याग करके ये चले गए थे। बात करेंगे इसके बाद इनको नॉलेज जो हुआ उस पर हम बात करें कि इनको नॉलेज जो है होने के बाद इन्होंने पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया? तो फर्स्ट उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया? तो वो था सारनाथ। सारनाथ। क्लियर हो गया। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और बात करेंगे
कि इन्होंने इनके मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु अगर पूछ ले मृत्यु तो कुशीनारा में कहाँ हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए बात करेंगे कि कुछ इनके बारे में बोला गया था जब ये गृह त्याग किए थे। तो गृह जब त्याग किए तो बोला था महाभिनिष्क्रमण, क्या बोलते उसको, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट उपदेश जो दिए उसको क्या बोला गया आपको, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था आपको, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें मृत्यु जो हुआ उसको क्या बोलते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण, आपका जो है महापरिनिर्वाण, सॉरी इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। एक बार सुन लीजिएगा, हम बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज कहा गया, जन्म 563 ईस्वी में, गृह को त्याग कर दिए, गृह त्याग का बोला गया महाभिनिष्क्रमण। फर्स्ट उपदेश दिए सारनाथ में, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। मृत्यु की बात करेगा तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा में। तो कुशीनारा का आंसर आपको पता चल गया। चलिए अब हम डिटेल थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। चलिए, और वो है आपका जैसे बात करेंगे अब हम अगले सवाल पर देखते हैं कि जैसे कि आपको बोध गया, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की बात। बोध गया में सिर्फ प्रतीक पूछ ले अगर, तो प्रतीक याद रखेंगे, बोधि वृक्ष, क्या बोलते हैं उसको, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। और अगर बात करें दूसरा भी देता है पीपल, तो इसको याद रखेंगे आप, क्लियर हो गया। सारनाथ में बता दिया, पहला उपदेश कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। वैशाली किसकी राजधानी थी, वज्जी की। 16 जहां महाजनपद का चर्चा कर चुके हैं उसमें हम, तो इसमें जो है वज्जी बताया गया होगा कि 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय भगवती से दोनों में उल्लेख है 16 महाजनपद का, उसमें से एक वैशाली है। वैशाली जो है किसकी राजधानी है, तो वज्जी की राजधानी है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और वो है आपका नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग का सीईओ अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बात करेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा नीति आयोग का NITA लिखा जाता है। और इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो नेशनल, क्या बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, ये रहा आपका। आगे अब हम बात करेंगे इसमें कि ये कब लागू हुआ था नीति आयोग, तो ये 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। बात समझिएगा। इसके पहले कौन सा आयोग था, तो आपका आयोग था वो था योजना आयोग, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और यह स्वर के साथ स्वर से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो स्वर संधि उसको कहा जाता है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। तो इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सन है ये, सन के बगल में ठीक आपका बुध होगा। कौन होगा? बुध होगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आपका शुक्र होगा। ये दोनों का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आपका अर्थ यानी पृथ्वी होगा। इसके बाद मंगल होगा जिसको मार्स कहते हैं। इसके बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे। एक मिनट रुक जाइएगा। क्षुद्र ग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह। और इसके बाद बात करें बृहस्पति होंगे। बृहस्पति के बाद आपके जो शनि हो जाएंगे, शनि के बाद अरुण हो जाएंगे, फिर कौन हो जाएंगे? वरुण हो जाएंगे। ये बृहस्पति है। ये आप एक बार हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ये बृहस्पति है आपके, ये वाले बृहस्पति है। ये जुपिटर जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आपका ये हो जाएंगे शनि हो जाएंगे। इसके बाद अरुण और फिर क्या हो जाएंगे? वरुण। इसको हम लिख देते हैं, शनि है, ये अरुण है, और ये क्या है आपका? लिखा नहीं पा रहा है अब इस पर। और क्या है? वरुण है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और वो है आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें अगर हम, तो इसका हो जाएगा दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। अब बात करेंगे अब हम कि ये जो दूध उत्पादन है इसके जनक कौन हैं? तो याद रखेंगे वर्गीज कुरियन। क्लियर है? वर्गीज कुरियन हैं जो आपके दूध उत्पादन के जनक माने जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये दूध को ज़्यादा उत्पादन करने की बात इसमें की जाती है। क्लियर हो गया? बात करेंगे अब हम कि अनाज उत्पादन। तो अनाज उत्पादन के लिए आया है हरित क्रांति। कौन सा आया है? हरित क्रांति आया है। अगर हम बात करेंगे कपास के लिए, तो कपास के लिए आया है रजत रेशे क्रांति। रजत रेशे क्रांति आया है। और अगर हम बात करें कि अंडा के लिए कौन आया है, तो रजत क्रांति। कौन आया है? रजत क्रांति आपका आया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिहार का राजकीय पुष्प कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा? गेंदा इसका आंसर हो जाएगा। अगर वृक्ष पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला जो सवाल है वो है आपका लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो याद रखेंगे पिटवा लोहा। शुद्धतम रूप का मतलब होता है कि आपका जो उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो जाए, लोहे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कि लोहे का शुद्धतम रूप में कि इसका यूज क्या है पिटवा लोहे का। तो ध्यान रखेंगे इसका यूज जो होता है वो क्रेन के हुक बनाने में, क्रेन के हुक बनाने में इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखेंगे क्रेन के हुक बनाने में जो यूज होता है वो रॉट आयरन का ही होता है। क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है वो बोला जा रहा है आपसे, संविधान का प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ? तो बात करें एक बार हुआ है। और वो कब हुआ है आपका? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42, ये कब हुआ था? 1976 को हुआ था। ये कब किसने किया था? गांधी। इसमें जो थे इंदिरा गांधी, पूरा नाम ले देते हैं यहाँ पर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने की थी। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। समाजवाद, समाजवाद। दूसरा बात करेंगे हम समाजवाद के बाद इसका आ जाएगा आपका अखंडता। और एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। अखंडता और पंथ निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में अक्सर, तो याद रखेंगे इसको। क्लियर हो गया? तो इस तरह से था आपका, एक बार ही संशोधन हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो याद रखेंगे 1843 ईस्वी में।
इसका आप चलते हैं 2 नंबर पर, अपेक्षता की समाप्ति, इसका 17वां आर्टिकल है। विधिक समक्ष समानता की बात करेगा, आर्टिकल जो है 14 नंबर, आर्टिकल 14। उपाधियों का अंत की बात करेगा, आर्टिकल आपका 18। और अवसर की समानता आर्टिकल हम बता चुके हैं, ये पहले ही पूछा जा चुका है, आर्टिकल नंबर 16। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर, और सवाल ये है कि आपका बिहार के किस जिला में चाय की ज़्यादा होती है, तो किशनगंज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो था आपका किशनगंज इसका आंसर है। अब बात करेंगे अब हम कि बंगाल से सटे हुए ये ज़िले हैं, बंगाल से सटे हुए ज़िला है ये किशनगंज, और बंगाल से सटा हुआ 3 ज़िला है। एक तो किशनगंज हो ही गया, 2 और हैं, एक है पूर्णिया, एक कौन सा है, पूर्णिया, और दूसरा कौन सा है, कटिहार। सवाल पूछ लेता है कि बंगाल से सटे हुए ज़िले कितने हैं, तो 3 हैं। एक है आपका किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, और तीसरा कौन सा, कटिहार। क्लियर हो गया। नेपाल से अगर पूछ ले तो 7 जिले सटे हुए हैं आपका, यूपी से ही पूछ ले तो 7 हैं, झारखंड से आपके 8 हैं। एक क्षेत्रफल पूछ लेता है, क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो नेपाल में भी 7 है, और यूपी में भी कितना है, 7। यूपी में भी 7 है, नेपाल में भी 7 जिले सटे हुए हैं, झारखंड में 8 है। यूपी प्लस नेपाल, हम यहाँ लिख देते हैं यूपी प्लस नेपाल, इसमें 7 जिले, और झारखंड से कितने जिले, 8 जिले जो हैं वो सटे हुए हैं। क्लियर हो गया। घनत्व की बात कर ले अगर, घनत्व कितना बिहार का, तो 1106, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया। चलते हैं अब अगले सवाल पर, और अगला सवाल है बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना मिला था। तो इसका ध्यान रखेंगे आप कि ये जो मेरा 45.85%, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। क्लियर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर कुछ और बिहार से पूछ ले जाए कि लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट आपका 40 है। विधानसभा सीट की बात करेगा तो विधानसभा सीट जो है वो 243 है। अगर हम बात करें कि विधान परिषद की कितनी सीट हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद याद रखेंगे, विधान परिषद आपके 75 हैं। और बताया गया था विधान परिषद जो है ये 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में ही है। आगे चलते हैं राज्यसभा सीट की तरफ। तो राज्यसभा जो सीट है वो है आपका 16। कितने हैं, 16 हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है आपका घाव भरने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसके थायमिन से, आपको थायमिन बोलते हैं। बेरी बेरी रोग सवाल पूछा जा चुका है, हम बता भी चुके हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन बी से होता है। विटामिन ई से नपुंसकता आता है। और बात करेंगे विटामिन के, तो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रक्त को थक्का जमाने में ये मदद करता है। क्लियर होगी यहाँ तक। तो ये जो था आपका, इसका आंसर जो अगर पूछ ले कि कौन सा होगा, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर सी हो जाएगा। और आगे हम बात करेंगे आपका 86 नंबर सवाल पर। 86 नंबर, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो 86 का हो जाएगा ए, बरौनी में। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान 3रा है। पहला बात करेंगे तो पहला आएगा आपका महाराष्ट्र, और दूसरा आ जाएगा आपका, एक मिनट, पहला आएगा आपका यूपी। पहला कौन होगा, यूपी होगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा आपका। बिहार की अगर बात करें किसका, तो हम बात करेंगे बिहार का, कि बिहार जो है पूरे भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 8.6। ये कितना है, 8.6% है।
अगर यूपी पूछ ले तो यूपी में कहिएगा 16.51%। और बात करेंगे महाराष्ट्र का तो 9.28%। कितना हो जाएगा महाराष्ट्र का? 9.28% हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये याद रखिएगा आप, इसका आंसर 88 का हो जाएगा, ए नंबर, मोहन चरण मांझी। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी, ए आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, अपरिमेय होने के लिए आपको डिफिनीशन ये देना जरूरी होता है, P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा आपका जो है बात करेंगे कि शांत दशमलव भी अगर है, शांत दशमलव तो वो भी परिमेय संख्या में ही आते हैं। शांत दशमलव जैसे लिखेंगे 3.5 पर एक रिंग। बात करेंगे 4.22 पर एक रिंग, 3 पर एक रिंग कर लीजिए तो भी ये पर आ जाएंगे। रूट में नहीं होने चाहिए, रूट में नहीं होने चाहिए। देखिए रूट में है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये जो है आपका ये बोला अपरिमेय नहीं है तो रूट के अंदर होगा तो अपरिमेय होगा। रूट 11 भी अपरिमेय होगा, रूट 15 भी, ये नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। रूट 9 का हो जाएगा 3 और 4 16 का हो जाएगा 4 चढ़ती 12। क्लियर हो गया? चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए बात करते हैं कि अगर कराए लंबाई का, लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है तो अगर हम चौड़ाई मान ले x तो लंबाई कितना हो जाएगा? x+1। कह रहा है कि आयत की परिधि 14 है तो आयत की परिधि का सूत्र तो याद होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x+1 प्लस का x बराबर का 14 यानी कि 14, 2 सते 14 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 7 में से गया 6, 6 का बटा में करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 3। लंबाई हो जाएगा 4 और ये चौड़ाई हो जाएगी आपका 3। क्षेत्रफल करा है गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले सवाल चलते हैं 92 नंबर पर। 92 अब इंग्लिश से अपना देख लीजिएगा। 92 का हम आंसर कल बताते हैं। 92 का है सी। जो 93 का आपका बात करेंगे तो 93 का हो जाएगा आपका डी। और 94 की अगर बात करें तो 94 का आंसर है आपका बी। 94 क्या है? बी है। चलते हैं अगले पर। और 95 का हो गया आपका ए। 96 पर चलते हैं कि 96 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो ध्यान से दीजिएगा। देखिए लॉसन निकालने का 2 तरीका है। एक तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके तब बनाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसे कंपटीशन में नहीं बनाया जाता। ध्यान रखेंगे कैसे निकालेंगे वो एक बार सीख लीजिए। 5 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। इसके बाद क्या करिएगा, पहले 5 को लिख दीजिएगा और 5 के बाद 15 है तो देखिए पंक्ति आई 15, 5 शामिल है, 3 शामिल है तो 3 लिख देंगे। पंचों का 20, 5 शामिल है, 4 नहीं तो 4 लिख देंगे। चढ़ती 12 50 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करें तो ये तो 5 से तीनों कट जा रहा था, एचसीएफ 5। रेशियो पूछ रहा था 60:5 तो हो जाएगा 12:1। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं आज का आखिरी सवाल जो है उस पर। और ये जो आखिरी सवाल है अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा आपका होगा इसमें, तो कितने वर्षों में 2000 चक्रवृद्धि ब्याज, 2000 चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 163.20 तो चेक करिए, क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम 2000 रुपया लेंगे और हमको 131 रुपये ज़्यादा देना है 20 पैसा, तो क्या हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या 2163.20 होगा? दशमलव हटेगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो 2000 गुने का 100 और अनुपात लगा देंगे और लिखेंगे क्या? 2163.20। ध्यान रखेंगे ये जो है आपका ये 100 है। चलिए अब बात करते हैं 1 0 से 1 0 ही कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 5 20 डबल 0 और एक और 0 ये वाला, ये 4 से कट जाएगा, 4 5 20 चौचौ का 16 हो जाएगा।
और 0 4 8 32। कैसे पता चला कि 4 से कट जाएगा? तो अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो आपका पूरे जो संख्या वो 4 से कट जाएगा। देखिए 2 का पावर 1 2 को लिख सकते हैं, यानी आपको लास्ट का एक स्थान देखना होता है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, तो अंतिम का 2 स्थान चेक करना होता है। 8 की बात करें तो क्या लिखते हैं? 2 का क्यू, तो को स्थान देखना होगा? 3 स्थान। अगर 16 है तो क्या लिखना होगा? 2 का पावर 4, यानी को स्थान देखना होगा? 4 स्थान आपको देखना होगा। आप क्लियर समझ में आ गया होगा अब आपको कि हमको 4 के लिए कितने स्थान देखने हैं अंतिम के, और अगर 2 है तो कितने स्थान देखने हैं आपको। चलिए यहाँ से अब भाग देते हैं, फिर अब हम और भाग देते हैं तो देखेंगे हम कि ये भी फिर 4 से कट जाएगा। अंतिम 2 डिजिट चेक करिए, 4 से कट जा रहा है। तो बड़ चौक 48, 4 पच्चे 20, ये 0 लग जाएगा। अब देखिए 4 से कटिए, 3 चौका 52, 2 4 पच्चे 20, 4 दूनी का 8 हो गया। इसको फिर काटेंगे आप, 2 से भी बार काटिए, 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 676 हो जाएगा। अब बात करेंगे 4% का मीनिंग होता है 4/100। 4/100 काटिएगा तो आ जाएगा 1/25, यानी 25 रुपया में हमको 1 रुपये देना है। टोटल कितना लौटाइएगा? 26 रुपया। 25 रुपये लेंगे, 26 रुपये देंगे। ये देखिए इसको लिखते समय ऐसे बनाते हैं 676/625, यानी कि लिख दिया। ये किसके स्क्वायर के बराबर है? 26/25 के स्क्वायर के बराबर है, यानी 1 साल में देना है 26/25, तो ये 2 साल का हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है, हम वो भी जिक्र कर देते हैं, ज़्यादा सवाल इसी पर बनाते हैं ताकि कंपटीशन में टाइम कम लगता है। एक और मेथड है, तो वो मेथड हम फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला के तहत हम बनाते हैं। वो भी फार्मूला क्या बोलता है कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। A का मान हो गया आपका 2163.20, इसका मान हो जाएगा आपका 2000। 1 प्लस R का मान हो गया 4/100 पर पावर n कर लीजिएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो फिर n का मान कितना आ जाएगा? 2 आपका आ जाएगा। 2 इसका आंसर है। चलिए तो आज का जो है आपका क्लास ख़त्म होता है, एंड होता है। ध्यान रखेंगे हमने 28/8 हम लिख देते हैं यहाँ पर, 28/8/2024 को जो पेपर हुआ था वो हमने पूरा कवर करा दिया। 3 सवाल जो था इंग्लिश से था तो हमने उसको छोड़ दिया है, आपको हमने बाकी पूरे सवाल करा दिए। जीके जो था और साइंस जो था, साथ में मैथमेटिक्स था, हमने पूरा कवर कर दिया आपको। ये अब आपका जो शुरू होगा कल वाले बैच में, वो 25 तारीख को जो पेपर हुआ था वो हम कराएंगे। इसी तरह से डिस्कशन के साथ आप चैनल पर बने रहेंगे। जो लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और इसका बेनिफिट जो है उठा सके। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं चारों ऑप्शन का डील कर दें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।